हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग के जो डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका आज ये लास्ट चैप्टर पर स्टडी करेंगे इस वीडियो में हम, जिसका नाम है ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज ऑन इन्वायरमेंट। देखिए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो 7वां चैप्टर है, जो ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है। आज का हमारा लेक्चर यही होगा, ये जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे 10 नंबर 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। आपके एग्ज़ाम में 12 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर के साथ हमारा ये जो है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है। उसके बाद एक क्लास आएगी मैराथन की, जिसमें हम 7 चैप्टर को एक क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज पहले समझते हैं ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुरू करते हैं, वीडियो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। भूमंडलीय तापन यानी पृथ्वी पर का जो तापमान है वो निरंतर बढ़ता क्यों जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, जो पृथ्वी का तापमान है जहाँ पे मनुष्य ऑक्सीजन सांस लेता है, वो निरंतर बढ़ता क्यों जा रहा है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और हरित गृह प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना? CO2 के कारण और ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण, जिसके फलस्वरूप ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगी है तथा उससे निकलने वाले पानी से समुद्र तल बढ़ने लगा है। इससे समुद्र तटीय नगर पानी में डूब जाएंगे, ध्रुव प्रदेशों पर बर्फ पिघलने लगेगी, तापमान बढ़ने से अनेक स्थान रहने योग्य नहीं रह जाएंगे, नई नई बीमारियां उत्पन्न होगी। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिससे तापक्रम घटे तथा वनों का प्रतिशत भी बढ़ाया जाना चाहिए। ग्रीन हाउस में गैस की दीवारों एवं छतों से बना एक मकान होता है। इसके अंदर पेड़ पौधों का विभिन्न प्रकार प्रयोग किए जाते हैं, इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। इस ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान काफ़ी समय तक स्थिर रखा जा सकता है। पौधों के वातावरण का तापमान ठंडी हवाओं से कम नहीं हो पाता। सूर्य से आने वाली संपूर्ण विकिरण अंदर नहीं पहुंच पाती और ना ही अंदर से विकिरण बाहर जाने पाता है। कांच का कार्य CO2 एवं जल वाष्प के मिश्रण की भांति ही होता है। CO2 के ग्रीन हाउस की भांति व्यवहार करने को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कुछ अन्य गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HCF गैसें होती हैं। ये 2 और 3 5 गैसें मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करती हैं। वर्ष 1850 में वायुमंडल में उपरोक्त गैसों के सांद्रण तथा वर्ष 2030 में संभावित सांद्रण के कारण वायुमंडलीय औसतन तापमान में वृद्धि निम्नानुसार होने की संभावना है। CO2 के कारण 71%, CH4 के कारण 13%, N2O के कारण 5.5%, CFC SCF के कारण 10%। सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस प्रभाव है, ठीक है, तापमान में जो वृद्धि हो रही है वो CO2 के कारण 71% हो रही है, CH4 के कारण उसके बाद 13% हो रही है, फिर CFC SCF के कारण 10%, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं भूमंडलीय तापन के प्रभाव। जो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर निरंतर बढ़ रहा है उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। जो ध्रुव पर बर्फ बने हैं वो पिघल जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा, तापमान में वृद्धि, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है हमारी पृथ्वी का, ठीक है। और तीसरा, समुद्र तल का बढ़ना, ठीक है। समुद्र का जो तल है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है क्योंकि बर्फ़ पिघल कर आ रही है और वो मैदानी क्षेत्रों में इकट्ठा हो रही है, ठीक है।
उसके बाद प्रजातियों पर प्रभाव, ठीक है। मौसम परिवर्तन हो रहा है, इसी के कारण अन्न उत्पादन, सब कुछ परिवर्तन हो जा रहा है टेम्परेचर परिवर्तन से। भूमंडलीय तापन से बचाव के उपाय, कैसे हम भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसको आप थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ये क्वेश्चन कंफर्म है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, इसको आप अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है, 2022-23 में ही आएगा आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ओजोन परत के बारे में बताया गया है ये सब, ठीक। ओजोन परत क्या होती है, जिसे O3 कहते हैं, वो वायुमंडल में एक परत बनाती है अपनी, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, SCF ये सब जाकर उसमें छेद कर दे रहे हैं, तो वही है ओजोन छिद्र या ओजोन रिक्तीकरण, ठीक है। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए, क्या है ओजोन, ठीक है। ओजोन परत क्या है वायुमंडल में। अब हम बात कर लेते हैं अम्ल वर्षा, ये भी आपके एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, ये हमसे लिखित ले लीजिए, आपके 2022-23 में एक क्वेश्चन आएगा, अम्ल वर्षा क्या होती है, अम्ल वर्षा, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। अम्ल वर्षा का जो pH मान होता है वो 2.8 तक पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों पर इसका प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर अम्ल वर्षा का प्रभाव पड़ता है, पदार्थों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रकृति संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, मतलब पूरे विश्व लेवल पर क्या प्रकृति संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में बताया गया। पहला है प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ये ओजोन परत को नष्ट होने के संबंध में है, ठीक है। उसके बाद है टोरंटो सम्मेलन, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद भू शिखर सम्मेलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये भी ग्रीन हाउस से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद मराकस सम्मेलन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, भू शिखर सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इन तीनों के बारे में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है ग्रीन बिल्डिंग क्या होती है, ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट क्या है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। प्लाट डिजाइन, तैयारी और विकास, ठीक है। संसाधन क्षमता क्या है, ये आप पढ़ लीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, विपत्ति क्या होती है, ठीक है। विपत्ति कोई भी खतरनाक घटना अथवा परिस्थिति जिसमें घायल करने, जीवन समाप्त करने अथवा संपत्ति, ठीक है, संपत्ति, प्राणी, जगत एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने की क्षमता हो, स्वास्थ्य बिगाड़ने का बड़े पैमाने पर कारण बने, इसे विपत्ति कहते हैं, ठीक है। अब विपत्तियां कितनी हैं, 2 विपत्तियां हैं, पहला प्राकृतिक विपत्तियां, दूसरा अप्राकृतिक विपत्तियां, ठीक है। आपदा की परिभाषा, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कंफर्म पूछा जाएगा, आपदा की क्या परिभाषा है, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। उसके बाद आपदा के प्रभाव क्या क्या हैं, ठीक है, ये भी पूछा जाएगा। आपदा का वर्गीकरण, माप संबंधी, स्थलाकृत संबंधी, टेक्टोनिक प्लेट के संबंधित, संक्रमण संबंधी, मानवीय संबंधी, ठीक है। विपदा एवं आपदा में अंतर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको जरूर पढ़िएगा। भेद्यता या सुरक्षा, असुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। पहला कारक है भौतिक कारक, ये आपके एग्जाम में आएगा, कंफर्म है। भौतिक कारण, आर्थिक एवं सामाजिक कारण, उम्र व लिंग, जनसंख्या वृद्धि, असुरक्षित क्षेत्र में बस्ती, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आक्रमण की गति, तीव्र व धीमी, खतरा क्या होता है, क्षमता क्या होती है, खतरा उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, रीड कर लीजिए इनको अच्छे से, ठीक है।
आपदा प्रबंधन क्या है? आपदा प्रबंधन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपदा प्रबंधन ये तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इससे भी एक क्वेश्चन आपका आएगा। आपदा प्रबंधन के प्रकार कौन कौन से हैं? आपदा प्रबंधन कैसे कर पाओगे आप? रोकथाम, शमन, तत्परता, तैयारी, आपदा प्रबंधन के पश्चात राहत एवं सहायता कार्य क्या क्या है। इसमें गाइस बताया गया आपदा आने से पहले क्या प्रबंध किया जाता है, ठीक। दूसरा है आपदा जो है पश्चात, जब आपदा आके चली जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है। पुनर्प्राप्ति क्या होता है, पुनर्वास क्या होता है, ये क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, ठीक है। पुनर्प्राप्ति क्या होती है, पुनर्वास क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। विकास एवं अर्थव्यवस्था पर आपदा के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। आपदा जोखिम खतरा प्रबंधन क्या है, जोखिम प्रबंधन के घटक क्या क्या हैं, ठीक है, पढ़ लीजिए अच्छे से इनको। आपदा जोखिम न्यूनीकरण कैसे करेंगे, आपदा जोखिम स्थानांतरण, भूकंप क्या है, आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनी क्या होती है, जोखिम युक्त अवयव क्या होते हैं, विशिष्ट प्रभाव क्या क्या होते हैं, भूकंप विनाशकारी होने की परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, ठीक है। भूकंप के विनाशकारी प्रभाव को कम करने हेतु बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। भूस्खलन क्या है, भूस्खलन के कारण कौन कौन से हैं, प्राकृतिक कारक कौन से हैं, मानव जनित कारक कौन से हैं, विशिष्ट प्रभाव क्या है भूकंप के, ठीक है। भौतिक क्षति क्या है, ठीक है। मौतें क्या हैं, प्रमुख शमन नीतियाँ कौन कौन सी हैं, चक्रवात क्या है, आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनियाँ क्या हैं, चक्रवात की विनाशक शक्ति क्या है, अच्छे से पढ़ लीजिए, चक्रवात भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भौतिक क्षति, जन स्वास्थ्य एवं मौतें, यातायात एवं संचार प्रणाली का क्षतिग्रस्त होना, फसलें एवं खाद्य भंडारण, कृषि से संबंधित उद्योगों को भारी नुकसान। ये चक्रवात से जो नुकसान होते हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख शमन नीतियाँ, चक्रवात को शमन कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बाढ़, बाढ़ क्या होती है, कैसे आती है, इसके क्या प्रभाव हैं, ये भी थ्योरेटिकल चीज़ें दी गई हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। चेतावनी क्या होती है, बाढ़ से पहले, ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। जल आपूर्ति क्या है, ठीक है, फसलों तथा भोजन आपूर्ति पर कुप्रभाव क्या है, मुख्य शमन नीतियाँ कौन कौन सी हैं, बाढ़ को कैसे शमन किया जाता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। सुनामी आपदा क्या है, इसको पढ़ लीजिए। सुनामी, सुनामी का सामना करने के उपाय कौन कौन से हैं, सुनामी का आप सामना कैसे कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा सुनामी क्या होता है, जो समुद्रों में बाढ़ आती है तो वो सुनामी बन जाती है, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। सुनामी का सामना करने के उपाय कौन कौन से हैं, इन्हें आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ओके। काफ़ी उपाय बताए गए हैं सुनामी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए, राइट। सुनामी चेतावनी प्रणाली क्या क्या है, सुनामी आने से पहले कौन कौन सी चेतावनी दी जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया, आप अच्छे से रीड कर लीजिए। सूखा क्या होता है, ठीक है, आक्रमण का प्रकार एवं चेतावनियाँ कौन कौन सी होती है, ठीक है। असुरक्षित तत्व कौन कौन से, विशिष्ट प्रभाव कौन कौन से, सूखा को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, शमन नीतियाँ क्या हैं प्रमुख सूखा को खत्म करने की, ठीक, ये बताया गया है। जलापूर्ति वृद्धि एवं संरक्षण, रोजगार योजना, सिंचाई संसाधन बढ़ाना, सूखा योजना, जन जागरण व शिक्षा, एक सफल प्रयास, ठीक है। राष्ट्रीय नीति क्या है हमारी सूखा पर, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा का प्रबंधन ढांचा क्या है, ये बताया गया है, इसमें थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप रीड कर लीजिए, ठीक। जो आपदाएं आती हैं उनका शमन कैसे करेंगे, उनको रोकेंगे कैसे, उसके बारे में बताई गई है, पढ़ लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। आपदा आने से पहले कौन कौन सी चेतावनियाँ दी जाती हैं उनके बारे में बताया गया है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जो मुंबई में हमला हुआ था 2008 में, उसकी हमले की केस स्टडी के बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मुंबई में 2008 में नवंबर में जो हमला हुआ था उसके बारे में बताया गया है।
ठीक है, अगर पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये हमले के बारे में बताया गया है। बाढ़ और मिट्टी के कटाव के मुख्य कारण कौन कौन से हैं? क्षेत्र की जियोलॉजी और जियोमार्फोलॉजी, घाटी की फिजियोग्राफिक स्थिति, इसमें गतिविधि, अतिवर्षा, ये सब कारण हैं। बाढ़ और मिट्टी कटाव के मुख्य कारण हैं। ठीक है, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, नॉलेज के लिए। स्वाइन फ्लू के बारे में बताया गया है। क्या है स्वाइन फ्लू, उसके बारे में अगर पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, क्या है स्वाइन फ्लू और क्या स्वाइन फ्लू के लक्षण होते हैं। ठीक है, कैसे फैलता है स्वाइन फ्लू, इसके बारे में विधिवत बताया गया, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पदार्थों का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, रंग का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है, कागज़ का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है, आप इसको पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। प्लास्टिक का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है, वस्त्र का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। ठीक है, लकड़ी का पुनः निर्माण कैसे किया जाता है, रिसाइकिल टिम्बर। ठीक है, पढ़ना चाहे आप अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं, नॉलेज के लिए। ठीक है, और कुछ नहीं, केवल नॉलेज के लिए। ठीक, ठीक है, अन्य तकनीकें क्या है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा यहाँ पे एंड हो जाता है। ठीक, आपका जो है सातों चैप्टर हमने इस सातों चैप्टर को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, सातों चैप्टर के वीडियो हम अपने चैनल के प्लेलिस्ट में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात, अगर आप हमारे जो चैनल है उसमें ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मैराथन वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और आप हमसे बता दीजिए, हम आपको प्लेलिस्ट में मैराथन वीडियो डाल देंगे। जय हिंद, जय भारत।